हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो आज से मुगल वंश हमारा स्टार्ट हो रहा है। और मुगल वंश में जो है वो सबसे पहला टॉपिक ही वही हमारा बाबर से स्टार्ट होगा। बाबर का जो भारत पर आक्रमण। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी के समय ही जो है वो बाबर के को भारत में आक्रमण का जो है न्योता दिया जाता है। और यहीं से हमारा ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए जो है वो हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और प्रश्न को देखते देखते भी और मतलब नए नए फैक्ट्स को भी जो हम तैयार करेंगे प्रश्न के साथ, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे वो सारा हम आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो है वो हमारा मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसकी फीस अभी जो है वो 3000 है। और अभी जब हमारा ये इसके बाद जो है वो हम चलाएंगे मेंस क्रैश कोर्स जिसको क्या कह सकते हैं कि मेंस क्या कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, ठीक है, एक तरीके से। तो आंसर राइटिंग के लिए जो स्किल होगी उसके लिए एसएम की जो है स्किल होगी उस पर बात होगी। और इसमें क्या होगा कि हम टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस जो है वो टॉपिक वाइज आपके आंसर राइटिंग प्रोग्राम को कवर कराएंगे। आपको संपूर्ण आंसर राइटिंग की स्किल है, किस तरह के प्रश्नों का किस तरह से उत्तर देना चाहिए, क्या फॉन्ट होना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें फ्रेमिंग आपको करनी, इन सब चीज़ों को बताएंगे। निबंध की फ्रेमिंग कैसे करनी है, हिंदी की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये सारी बातें जो आपको यहाँ पे पता चलेंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम मोस्ट प्रोबेबली 15 दिसंबर को शुरू होगा क्योंकि इस पर बहुत काम हो रहा है। ये टोटल 45 डेज का प्रोग्राम होगा, ज़्यादा हो सकता है इससे पर कम नहीं। 45 डेज का प्रोग्राम होगा। और अगर थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, मतलब प्रोग्राम के नहीं पूरा हो सकता है तो हो सकता है 50 डेज तक हो जाए, बट 45 डेज हमने उस हिसाब से प्लानिंग किया है कि 45 डेज में आपको ये संपूर्ण जो है वो हम आपको एक तरीके से इतना बता दें कि आपको आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में और हिंदी में राइटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, जो आपका कंपलसरी पेपर है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी चांस बन रहा है कि 90% चांसेस है कि सब्जेक्ट इस बार हट जाए। तो यदि सब्जेक्ट हट जाता है तो फिर आपके लिए ये एकदम नेसेसरी हो जाता है कि आप इन पे अच्छे से फोकस करें। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, जब तक ये क्लियर नहीं होता है, हम अपनी आंसर राइटिंग पे और ऐसे इन सब के पे वैसे भी हमें फोकस करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था, पूछ रहा है शायद। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां, ठीक है। आपको पता है जो आलम खां है, आलम खान ने जो है बाबर को दिल्ली की, मतलब इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत में उस समय शासक था, उस पर आक्रमण करके और क्या कहते हैं राजगद्दी प्राप्त करने, स्वयं राजगद्दी प्राप्त करने की इच्छा जो है वो आलम खां की थी। और इस इच्छा से उसने कहा कि बाबर को कहा कि तुम आक्रमण करो और उसको जो है पराजित करो, और फिर जो है वो मैं मतलब तुम्हें जो है धन और बाकी सारी चीज़ें दूंगा और दिल्ली सल्तनत पे ये आलम खां जो है वो शासन करेगा। तो ऐसा ये कौन था आलम खां? पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोदी के, इब्राहिम लोदी के संबंधित थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। इब्राहिम लोदी के संबंधित थे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया था तथा उन्हें देश से निष्कासित कर दिया गया था। दिलावर खां, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला था, के पिता थे। पंजाब प्रांत के उत्तराधिकारी थे जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट थे। तो फ्रेंड्स, ये जो आलम खां थे ये इब्राहिम लोदी के संबंधित थे और वो दिल्ली राज सिंहासन के दावेदार थे। क्या था ना कि आलम खान जो है वो इब्राहिम लोदी के क्या थे, इब्राहिम लोदी के थे चाचा। और दिल्ली राज सिंहासन के जो है वो दावेदार थे। तो इन्होंने बाबर को कहा कि आप बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य
कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया, जिनका दौलत खां ने उल्लंघन कर दिया। ठीक है। और दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा था कि सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से उसको हटाना है। ठीक है। अब जब ये न्योता जब बाबर को मिला तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि अब बाबर का मन बन गया कि अब दिल्ली पे मतलब भारत पर शासन करने का हमारा समय आ चुका है, ये एक स्वर्णिम अवसर है, भारत पे आक्रमण किया जाए। ठीक है। अच्छा, उसी समय क्या मेवाड़ के राणा सांगा का भी निमंत्रण आ चुका था कि भारत पे आक्रमण करने का। तो अब उसको लगा कि भाई 2-3-4 जगह से सब जगह फूट है आपस में ही, जब आपके देश में आपस में ही फूट रहेगी ना, आपस में ही सब जगह लोगों के अंदर फूट रहेगी, तो बाहरी आके आपके ऊपर आक्रमण करके और आपको कब्जा कर लेगा। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी आपस में बैर नहीं रखना चाहिए, इसका फायदा हमेशा जो है वो बाहरी उठाते हैं। हमारे भारत में कहावत है कि घर का भेदी लंका ढावे, तो वही बात हो गई कि यदि रावण की जो लंका थी उसको जीतना, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं था यदि विभीषण जो है उसने उसके भेद ना बताए होते तो। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पुराणों से जो भी चीज़ हमें सीखने को मिलती है ना, वो वाकई में आज भी बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है। और हमने जो मेंस आंसर राइटिंग में ये प्रश्न भी पूछा था कि आज के पुराण जो है आज के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं या वर्तमान जीवन से किस प्रकार संबंधित है, पुराण की कौन कौन सी चीज़ें हम अपने वर्तमान में लागू कर सकते हैं जीवन में। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? जो मध्यकालीन मुगल थे, मुगल जो थे ना भारत पे, मतलब बाबर की जो पीढ़ी थी, ठीक है, बाबर की पीढ़ी, ये किस वस्तुतः क्या थे? फारसी ईरानी थे, अफगानी थे, चगताई तुर्क थे, या में से कोई नहीं? तो ये आप बताइए इसमें से क्या है? फारसी हैं या अफगानी है, चगताई तुर्क है या कोई नहीं? तो ये चगताई तुर्क थे। बाबर के बारे में देखिए, ये कहा जाता है मतलब कि बाबर जो है वो चंगेज का 14वां वंश है, चंगेज का 14वां वंश है। ठीक है। और ये आपका क्या कहते हैं, तैमूर का 5वां, तैमूर ये करीना कपूर का बेटा नहीं जिसका आक्रमण हुआ था, तैमूर का 5वां वंश। ठीक है। चंगेज का 14वां, देखिए च से चंगेज है, च से 14वां है। ठीक है। चंगेज का 14वां और तैमूर का 5वां, दोनों ही वंश से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो जो बाबर किस जो है चगताई तुर्क था। ठीक है। बाबर जो है वो चगताई तुर्क था। ठीक, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में हराया था? निम्नलिखित में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में जो है वो हराया था? चलिए बताइए। अब्दुल्ला खां उज्बेक, सैबानी खां, उबैदुल्ला खां और जानी बेग। चलिए ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। निम्नलिखित में से किसने सर ए पुल के युद्ध में बाबर को हराया था? ठीक है, बताइए। तो ये जो है वो शैबानी खां ने, ठीक है, शैबानी खां ने जो है बाबर को सर ए पुल के युद्ध में हराया था। और ये जो सर ए पुल का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1501 ईस्वी में। ठीक है, 1501 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हाँ, तो ये जो है वो अब्दुल्ला सर ए पुल को 1501 ईस्वी में शैबानी खान ने जो बाबर को सर ए पुल के युद्ध में जो है वो पराजित किया था। ठीक है। तो जब अकेले रहो तो क्लास लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अगर कोई बाहर से बेल बजा दे या कुछ भी तो। ठीक है, चलिए फोकस करते हैं अपने सब्जेक्ट पे। तो किसने शैबानी खान ने सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था? ठीक है। और इस युद्ध में जो है वो जो शैबानी खां थे ना, इस युद्ध में
सैबानी खां ने जो है वो युद्ध की तुलगमा जो है वो तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है, तुलगमा पद्धति का जो है वो प्रयोग किया था। ठीक, तो बात अब आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले सर ए पुल का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और सैबानी खां के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1501 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग हुआ था। किसकी पराजय हुई थी? तो इस युद्ध में जो है बाबर की पराजय हुई थी। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, डिस्टर्बेंस हो जाती है। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके 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 मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबर और, अच्छा चलिए, तब तक मैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछ लेती हूँ। इसी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध है। अब मेरा प्रश्न यह है कि नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए पानीपत का द्वितीय और तृतीय युद्ध कब हुआ था। ठीक है, द्वितीय और तृतीय युद्ध का पहला जो है वो अभी हम कर रहे हैं। बाबर और राणा सांगा के बीच, हेमू और मुगल के बीच में हुआ था, हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ था, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? चलिए आप ऑप्शन बताइए। आपको इस प्रश्न के लिए 1 मिनट का या आधे आधे मिनट का समय दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत जनरल क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसलिए इजीली आप लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत लॉजिक आप लोगों को नहीं लगाना है। चलिए बताइए बताइए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चलिए बताइए। बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खां, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब इस युद्ध की कुछ खास बातें जो आप लोगों को बता देते हैं कि सबसे पहले तो अब इसका एयर क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रथम करूँ कि, चलिए, प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, पानीपत तो आप लोग याद ही रखेंगे ना। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें तो कोई कुछ देखना ही नहीं है, ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, 21 अप्रैल जो है वो 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में क्या हुआ था कि बाबर की विजय हुई थी। और इस युद्ध के बारे में देखो, बाबर की विजय, इस युद्ध में जो है वो बाबर की विजय हुई थी। और इस युद्ध में का जो नेतृत्व किया था उस्ताद अली कुली खान, उस्ताद कुली खान ने किया था। अली नहीं, कुली खान ने, हाँ, उस्ताद अली कुली खान जो नेतृत्व किया था उसका, अली तोपखानों का जो नेतृत्व किया था। इस युद्ध में बाबर ने जो है वो तोपखानों का जो है वो तोपखाने, मतलब कि अपने जो तोपों का प्रयोग किया था ना, बड़े स्तर पे जो है वो तोपखानों का प्रयोग किया था। तो इस तोपखानों का जो नेतृत्व किया था वो अली कुली खान ने किया था। मतलब इस युद्ध में जो बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था, तोपखाना नहीं कह सकते, तोपों का प्रयोग किया था। ठीक है, मतलब इतिहास में ऐसे ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें जो है वो एक तरीके जो है तोपों का जो है पहली बार जो है बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था। तो यही है आपका पानीपत का युद्ध। ठीक है, और इस समय तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली कुली खान ने किया था। ठीक है, इस युद्ध में जो है वो, इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति या रोमी ऑटोमन नीति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इस युद्ध में जो है वो तुलगमा नीति या रोमी ऑटोमन नीति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तुलगमा नीति या रोमी ऑटोमन नीति का प्रयोग किया गया था। ठीक है,
तो ये इम्पोर्टेंट है। अब इस युद्ध के बारे में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? इस युद्ध के बारे में एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि इस युद्ध में विजय के बाद, इस युद्ध में विजय के बाद, ठीक है, क्योंकि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी थी, ठीक है, बाबर से इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, परंतु बाबर ने जो है युद्ध की नई तकनीकी का प्रयोग किया था, तोपों का प्रयोग किया था, गोला बारूद का प्रयोग किया था, ठीक है। तो इस वजह से इस युद्ध के बाद में विजय हो गई और इस युद्ध बहुत ये निर्णायक साबित हुआ और इस युद्ध के विजय के बाद बाबर ने जो है वो कलंदर की उपाधि धारण कर ली थी। कलंदर की उपाधि, बाबर ने कई उपाधियां धारण की। अब मैं इस जो है वो क्वेश्चन में, चूंकि हमारे पास समय अभाव रहता है, लंबी वीडियोस आप लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे अपना ज्ञान का जो है वो ज़्यादा वो निकालने का अवसर नहीं है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस बता दे रही हूँ, इससे रिलेटेड फैक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध तो हो गया। द्वितीय युद्ध की बात करते हैं। यदि पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करते हैं तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? अकबर और, ठीक है, अकबर वर्सेस हेमू, ठीक है, अकबर वर्सेस हेमू, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ना, वो 1761 ईस्वी में हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था, जरा बताइए। हाँ, ये किसके किसके बीच हुआ था? तो मराठा, ठीक है, मराठा शासक के, मराठा और नादिर शाह के बीच, अफगानों के बीच हुआ था। अकबर तो ठीक है। अब ये आपके लिए एक प्रश्न है कि उस समय मराठा पेशवा कौन था? उस समय मराठा पेशवा कौन था जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। और अफगान की तरफ से कौन था? मतलब मैं अभी बोलते बोलते मेरे मुंह से थोड़ा सा निकल गया था, बट अभी मैं उस समय अफगान जो है वो कौन सा व्यक्ति था जिसने जो है वो आक्रमण किया था पानीपत के तृतीय युद्ध में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आंसर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? देखिए ये आ ही गया प्रश्न, जिसकी बात करते हैं वो आ भी जाता है। किस युद्ध में? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में और पानीपत के तृतीय युद्ध में। बताइए किस युद्ध में पहली बार जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रथम बार तोपों का। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार किया जाता है। अभी आप ऊपर कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हमको अब दिमाग नहीं लगाना है। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, ठीक है, सही उत्तर का चुनाव करना है। क्या क्या हुआ था? उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल हुई थी ना। इस क्षेत्र में स्थापत्य में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई थी। नहीं, ये तो बलबन के समय पहले से ही हो चुकी थी, ठीक है, इल्तुतमिश के समय जो है वो प्रयोग किया गया था। बलबन के समय जो है वो इसका शुरुआत हुआ था। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश, हाँ मैंने बताया था तैमूर का कौन सा वंश है? पांचवा वंश है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन तो आपका, ये सेकंड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये वाला और मतलब पहला और तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो मुझे सही लग रहा है। तो आप बताइए, ये वाला होगा 1 2 3, 1 3 और 1 2 3, ठीक। तीसरा वाला शी वाला ऑप्शन अपना सही है। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? चलिए, किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा ने लड़ाई की थी? पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में और घाघरा के युद्ध में। चलिए बताइए, पानीपत के, खानवा के, चंदेरी के और घाघरा के। इसके लिए भी मैं आपको 15 सेकंड का समय दे रही हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलिए, किस युद्ध में? अभी तक आप कमेंट कर चुके होंगे, खानवा के युद्ध में, ठीक है। अब आप बताइए, खानवा का जो युद्ध है ना वो 1527 ईस्वी में पानीपत के जस्ट दूसरे साल हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, ठीक है। इस युद्ध की खास बात यह है कि इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा छेड़ दिया था। बाबर ने जिहाद का नारा छेड़ दिया था। क्यों छेड़ा था बता रहे हैं।
पता है किसी को भाई भड़काना हो तो उनको धर्म, जैसे आतंकवादी लोग हैं तो उनको इस्लामिक जो है वो का गलत वो करके, मतलब कि इस्लाम के विरुद्ध, मतलब इस्लाम का प्रयोग करके उनके जो है वो गलत तरीके से भड़काया जाता है उसको, मतलब कि इस्लाम का गलत अर्थ बताते हुए उनको भड़काया जाता है। तो सेम इसी तरीके से जो है वो बाबर ने भी जो है वो जिहाद का नारा छेड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस समय जो बाबर के सैनिक थे वो डर गए थे। क्यों? क्योंकि इस समय जो है वो राणा सांगा की सेना थी ना वो बहुत विशाल थी। कई लोग, कई जो है वो शासक जो है इसका साथ दे रहे थे, इसकी सेना बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अब जब इतनी बड़ी सेना का प्रयोग एक छोटी सी सेना, मतलब उसके आगे 10% भी नहीं थी बाबर की सेना, जो राणा सांगा की जो सेना थी ना उसके आगे। अच्छा हाँ, ये युद्ध किसके किसके, राणा सांगा और वर्सेस बाबर के विरुद्ध हुआ था। तो उसके आगे 10% भी इसकी सेना नहीं थी। तो जब इतनी छोटी सी सेना को इसको हराना हो तो आप क्या, मोटिवेशन ऐसी चीज़ है कि आप मोटिवेटेड हो तो आप कर सकते हो किसी काम को। तो उसने जिहाद का नारा छेड़ दिया और जो है वो मदिरा पान का त्याग कर दिया। अगर मदिरा पान का त्याग स्वयं कर दिया और सारे जितने भी मदिरा के प्याला थे उनको फेंकवा दिया, जितने भी मदिरा पात्र थे उनको फेंकवा दिया, किसी को पीने भी नहीं दिया, जिहाद का नारा छेड़ दिया और इतना मोटिवेटेड किया कि मतलब एक छोटी सी टुकड़ी जो है वो खानवा का युद्ध जो है वो जीत गई। और अब बाबर का क्या था ना कि अब बाबर के लिए ये युद्ध जो है निर्णायक साबित हुआ। राणा सांगा बहुत मतलब एक कट्टर शासक था, मजबूत शासक था भारत में। जब उसको इब्राहिम लोदी को, राणा सांगा को आप उस समय सबसे वर्चस्वशाली जो है शासकों को यदि आप हरा देते हो तो अब आप भारत पे जो है वो खुलेआम राज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनको जो है वो मिलान करना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसमें सब कुछ आपका कवर हो जाना है। ठीक है, पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, ठीक है, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी और चंदेरी का युद्ध जो है वो 1530 ईस्वी। चलिए बताइए कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये वाला गलत है। चंदेरी का युद्ध जो है वो कब होता है? 1528 ईस्वी में। ठीक है, 1528 ईस्वी में होता है। 1500 क्या कहते हैं, घाघरा का युद्ध जब 1529 ईस्वी में होता है ना, 1530 ईस्वी में तो जो है वो बाबर की मृत्यु ही हो जाती है। बाबर की मृत्यु, क्या युद्ध लड़ेगा? बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, तो अब पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और किसके बीच होता है? बाबर के बीच। ठीक है, और खानवा का युद्ध किसके? राणा सांगा और बाबर के बीच में। घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच होता है? महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी के भाई और बाबर के बीच। ठीक है, महमूद लोदी, बाबर। और ये चंदेरी का युद्ध किसके बीच होता है? मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय वर्सेस बाबर। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला अपना डी वाला ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि कब धारण की थी? मैंने आपको बताया था कि बाबर ने पातशाह की उपाधि, अच्छा ये नहीं बताया है आपको कि बाबर ने पातशाह की उपाधि कब धारण की थी। फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या समरकंद में? ठीक है, बताइए कहाँ पे जो है वो बाबर ने जो है वो पातशाह की उपाधि जो है वो धारण की थी। ठीक है, बाबर ने जो है वो, बताइए कहाँ पे जो है वो पातशाह की उपाधि जो है वो धारण करता है? तो काबुल में पातशाह की उपाधि जो है वो बाबर ने धारण की थी। ठीक है, जब 1504 में बाबर ने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया तथा 1507 में तब उसने जो है वो, जब बाबर ने जब काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया, अच्छा एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि इनके जो इसने जो पदवी धारण किए ना उनका क्रम भी पूछ सकता है। ठीक है, यूपीपीसीएस को बड़ा मजा आता है इस तरह के प्रश्न पूछने का, तो इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। अधिकार कर लिया तब उसने जो है वो पातशाह की उपाधि धारण की। कब की? 1507 ईस्वी में। ठीक है,
और अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग दिया। पूर्वजों की जो उपाधि मिर्जा थी, सॉरी मिर्जा, त्याग कर दिया उसका। बात समझ में आई? बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल के क्षेत्र, पंजाब के क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। बताइए कौन कौन से बाबर के राज्य में शामिल थे। ठीक है, काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो बाबर के राज्यों में शामिल थे आपके, राजस्थान का क्षेत्र तो नहीं शामिल था, काबुल का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था, आधुनिक उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र जो है वो शामिल था। तो 1 2 3 इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प की जो है वो संकल्प से, जैसे धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। देखिए ये एक स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, और एक संकल्प होना चाहिए कि आपको ये काम करना ही है, आपको सफल होना ही है। ये धैर्य और संकल्प आप किस जो है वो शासक से सीख सकते हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर यानी अपने बाबर, नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन, ठीक है, औरंगजेब। चलिए किससे आप ये जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है, ये आप जो है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से सीख सकते हैं। ठीक है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया। बाबरनामा बहुत प्रसिद्ध है। अब आप बताइए किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। ये मैंने जब विजयनगर पढ़ा रही थी ना, तब भी मैंने आपको बताया था उस समय ये। अच्छा नहीं, आप लोगों को विजयनगर पढ़ाया था, हाँ विजयनगर करा रही थी। तो बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया। उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़ और कश्मीर। तो बाबर ने मेवाड़ के जो है राजा, मेवाड़ का जो है राज्य का जो है वो वर्णन किया था। इसके अलावा बाबर ने एक और हिंदू राज्य का जो है वो वर्णन किया था, मेवाड़ के साथ जो है वो विजयनगर का भी, 2 राज्यों का, विजयनगर के समृद्धि का भी चर्चा उसने की थी। ठीक है, अब बाबरनामा के बारे में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाबरनामा जो है मुख्य रूप से जो है वो किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो बाबरनामा चूंकि तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, बाबरनामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। अब ये तो पूछ लिया क्वेश्चन, अब यहाँ से 2 क्वेश्चन, 2 3 4 और क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसका जो है वो मतलब बाबरनामा का जो अन्य नाम है क्या है, तुजुक ए बाबरी या वकियाते बाबरी। तुजुक किस नाम से है, बाबरी या वकियाते बाबरी। ठीक है, अब इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था, ये पूछता है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद, ठीक है, किसने किया था, अकबर के काल में हुआ था, अबू रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, अबू रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, इसने जो है वो फारसी में अनुवाद करा था। अब फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद, जो इसका फारसी में अनुवाद हुआ था, फारसी से अंग्रेजी में किसने किया था, फारसी से अंग्रेजी तो लिंडेन और अर्स किंग ने किया था, लिंडेन एवं अर्स किंग ने। इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा। लिंडेन और अर्स किंग ने जो है वो इसका फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और सीधे पूछता है कि सीधे तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद, सीधे तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। ठीक है, बेवरीज ने किया था। ये बेवरीज वाला खूब पूछता है। यदि पूछता है कि फारसी से किसने किया था तो लिंडेन और ऑस्किंग ने किया था। फारसी में किसने किया था तो अबू रहीम खान खाना और पैमदा खान ने किया था। और सीधे तुर्की से किसने किया था तो बेवरीज ने किया था। अब बाबरनामा के बारे में लगभग मैंने सब कुछ बता दिया। इसका नाम तुजुके बाबरी, बकियाते बाबरी मुख्य रूप से तुर्की में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराना है हम लोगों को ना। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था, बिल्कुल हाँ ठीक है, सही है। मुगल
कारण क्या है? तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। बताइए, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी या नहीं थी? नहीं थी। मुगल दरबार की जो है वो राजभाषा नहीं थी। ठीक है, मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। ठीक है, तो ए वाला सही है, आर वाला गलत है, सी वाला ऑप्शन अपना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तुजुके बावरी किस भाषा में थी? तुर्की में थी। इसको मार के निकलिए आप। इसको आपको ज़्यादा ये वाला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट सब कुछ है, क्या बताएं। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आज आधे ही क्वेश्चन कराएंगे, बाकी कल कराएंगे। ठीक है, तो पर बताएंगे अच्छे से ही मुगल, ताकि यहाँ से थोड़ा सा आपका कंप्लीट हो, चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हों। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़ गए 4 युद्धों की तिथि के अनुसार लगाइए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इनमें से किसी एक युद्ध की भी तिथि पूछ सकता है, इनको चारों को घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। सबके ईयर बताएंगे, सबको याद करने के तरीके भी बताएंगे। ठीक है, चौसा, देवरा, कन्नौज और सरहिंद हुमायूं द्वारा बहुत कम ही से युद्ध लड़े गए थे। और उसके बाद जो है वो कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट थे। अब इनमें इनका जो है वो क्रम हमें देखना है। चौसा का युद्ध, देवरा का युद्ध, कन्नौज का, सरहिंदी का, देवरा का, कन्नौज का, चौसा का, सरहिंद का, सरहिंद का, देवरा का, चौसा का, कन्नौज का, या देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। चलिए बताइए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। हम जो है वो देखते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो पहले वाले ऑप्शन के साथ पहले अपना जाते हैं हम चौसा पे, जैसा लिखा है उसी पे जाएंगे, फिर हम मिला लेंगे अपने हिसाब से। देवरा, कन्नौज या बिलग्राम, ठीक है, या सरहिंद। ठीक है, चलिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध जो है वो 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देवरा का, ठीक है, या दोहरिया का युद्ध इसको कह सकते हैं हम। ठीक है, ये कब हुआ था? चलिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 1532 ईस्वी में हुआ था देवरा का युद्ध। ठीक है, कन्नौज का युद्ध, चलिए बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 1540 ईस्वी में हुआ था कन्नौज का युद्ध। ठीक है, और सरहिंदी का युद्ध जो है सबसे लास्ट में, सरहिंद का युद्ध जो है सबसे लास्ट में होता है 1555 में। और इसी के समय जो है वो जो है मच्छीवाड़ा का युद्ध भी होता है 1555 में ही, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। 15 मई को वो होता है और जो है वो 22 जून को ये होता है। ठीक, मई और जून के बीच है, तो अगर दोनों के बीच पूछेगा तो सबसे पहले जो मच्छीवाड़ा का हुआ था, फिर सरहिंद का युद्ध हुआ था। तो 1539 है, 1532 है, 1540 है और 1555 है। तो हम देखते हैं लगा के कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले जो हमारा होगा वो ये वाला होगा, देवरा वाला। तो देवरा वाला ऑप्शन इसमें है, इसमें और इसमें और इसमें है। देवरा के बाद हमारा जो है वो चौसा आ जाएगा। ठीक है, ये वाला नंबर 2 पे है। देवरा के बाद चौसा इसी में है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद कन्नौज होगा, उसके बाद सरहिंद का युद्ध होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत क्रम से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है, देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध जो है 1555 होता है। ठीक है, अब चौसा के युद्ध में हुमायूं ने जो है वो महमूद लोदी को पराजित किया था। ठीक है, और चौसा का युद्ध नहीं, सॉरी, दौरिया का युद्ध में, देवरा का युद्ध में इसने जो है महमूद लोदी को पराजित। ठीक है, फिर अब चौसा का युद्ध होता है किसके बीच? जो हुमायूं और शेर खां के बीच होता है, हुमायूं और शेर खां के बीच में होता है, जिसमें जो है हुमायूं पराजित होता है और निजाम भित्ती की सहायता से जो भागने में सफल हो जाता है। फिर कन्नौज का युद्ध भी जो शेर खां जो है वो कन्नौज का युद्ध भी जो है वो शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है, और फिर हुमायूं की पराजय होती है और भारत छोड़ के भागना पड़ता है। फिर सरहिंद का युद्ध होता है, लास्ट में जो है वो सरहिंद का युद्ध होता है, और ये जो है बैरम खां और सिकंदर सूर के बीच में होता है। ठीक है, हुमायूं की तरफ से। तो चलिए, ये जो है वो सारे युद्ध हैं, इनको हम देख लें, इनका क्रम देख लें, किसके किसके बीच हुआ था वो भी हमने देख लिया। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ठीक है, फरीद जो है बाद में शेरशाह सूरी बना, ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सासाराम से, सासाराम से, पटना से, जौनपुर से, लाहौर से। ये तो आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर लेंगे कि उसने कहाँ से जो है वो शिक्षा प्राप्त की थी।
सासाराम से, पटना से, जौनपुर से, लाहौर से। तो उसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी, याद हो, ठीक है। शेरशाह सूरी बना, उसने शिक्षा जो है जौनपुर से प्राप्त की थी 1494 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नाम पहले बाबा फरीद नहीं, इसका नाम पहले फरीद था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान बना, ठीक है। सुल्तान बनने से पहले जो है उसने हजरते आला की उपाधि धारण की और फिर बाद में सुल्तान बना था। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी, ठीक है। तो वो शेरशाह सूरी थी। शेरशाह सूरी ने इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी ने जो है वो सबसे पहले जो हजरते आला की उपाधि धारण की, देन उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है। जब ये सब चीज़ें पढ़ाओ तो लगता है कि सब कुछ बता दे, पर अभी इतना समय नहीं रहता कि हम सारी कुछ बता सके। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार है, इनमें से मतलब कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से सुधार जो है शेरशाह सूरी ने करवाए थे, चलिए बताइए। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। तो बताइए शेरशाह सूरी ने निम्नलिखित में से कौन कौन से सुधार करवाए थे। तो इसने जो है वो सभी सुधार करवाए थे, राजस्व भी, प्रशासनिक भी, सैनिक सुधार तो कराए ही थे उसने, करेंसी सुधार तो कराया ही था, ठीक है। करेंसी से रिलेटेड सुधार तो जो है वो उसने कराया था। शेरशाह सूरी ने जो है वो सिक्के भी चलवाए थे। तो इस तरीके से ये जो शेरशाह सूरी के बारे में जो है ये चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि शेरशाह सूरी ने जो 2 नए सिक्के चलाए थे उनके बारे में, लास्ट में बताएंगे। शेरशाह सूरी ने जो 2 नए सिक्के चलाए थे ये भी बता देते कि एक चांदी का था और दूसरा तांबे का था, ठीक है। इनके नाम क्या थे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की तरह जिसने दाग और हुलिया प्रथा को भी जो है वो लागू किया था अपने शासनकाल में, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो मतलब क्या बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। अकबर, हुमायूं, शाहजहां और शेरशाह, ठीक है। अब आपको, हमें पता है आप क्या ऑप्शन सोच रहे होंगे। चलिए आप लोगों को 10 सेकंड का समय देते हैं। इसका आंसर है हुमायूं। हुमायूं ने सर्वप्रथम किया था दिल्ली सल्तनत के पराभव के बाद, मतलब जब दिल्ली सल्तनत का मतलब खत्म हो गया था उसके बाद किस सुल्तान ने सर्वप्रथम जो है वो सोने के सिक्के चलाए थे, तो वो हुमायूं ने चलाए थे। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था, इंपॉर्टेंट है ये भी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो है 1532 में पहली बार आक्रमण किया था, ठीक है। और इसमें विजय भी हुआ था, चुनार पे घेरा डाला था। चलिए चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। चलिए क्वेश्चन आ ही गया तो अब मुझे बताना ही पड़ जाएगा, है ना। अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी और बख्तियार खिलजी। अब आप लोग कमेंट जिनको करना था वो कर भी चुके होंगे। अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी और बख्तियार खिलजी। तो शेरशाह ने चलाया था, शेरशाह ने 2 सिक्के चलाए थे, चांदी और तांबा, ठीक है। चांदी और तांबा 2 सिक्के चलाए थे, ठीक है। चांदी के सिक्के को इसने रुपया बोला और तांबे के सिक्के को इसने क्या बोला था, दाम। चांदी का सिक्का कितने ग्रेन का था, 180 ग्रेन का, और तांबे का सिक्का कितने ग्रेन का था, 380 ग्रेन का। बात समझ में आ गई। ये था शेरशाह सूरी के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी का रुपया की विनिमय दर क्या थी। चलिए अब इन्हीं का आप जो है वो रेशियो निकाल लेंगे तो वैसे भी आपका आ जाएगा, ठीक है। 64:1 का था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छा ये ग्रेन में भी याद करिएगा कितने ग्रेन का था, और ऐसे भी रेशियो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो रेशियो 64:1 का था, 64 ठीक है। 64:1 नहीं, 64:1 या 64:1, ठीक है। क्या ही बताया जाए। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध में इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे। चलिए बताइए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़िए और इसको बताइए कि हाँ, किसने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, शेरशाह ने, औरंगजेब ने कहा था। तो शेरशाह ने कहा था, कब कहा था, 1544 ईस्वी में, जब शेरशाह जो है वो मारवाड़ पर अधिकार कर रहा था। मारवाड़ पर
अधिकार के दौरान कहा था। अब जैसे ये क्वेश्चन अब बन चुका है ना, अधिकार के समय कहा था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन चुका है कि ये किसने कहा था, ठीक है, शेरशाह ने कहा था। पर अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस युद्ध के दौरान कहा था, किस आक्रमण के दौरान कहा था। तो मारवाड़ पे आक्रमण के दौरान इसने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अभी मैं अपना पूरा साम्राज्य खो चुका होता, इतना शिकस्त उसको मिला होगा, इसलिए उसने ऐसा कुछ बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, दिल्ली में, कलिंजर में और सुनार गांव में। तो शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे तो लगा ये बीपीएससी स्पेशल का क्वेश्चन होगा। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करा था? फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने, शेरशाह ने और बाबर ने। पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला के भवनों का निर्माण निम्नलिखित दिल्ली में से निम्नलिखित में से किसने करवाया था? चलिए बताइए। ये करवाया था आपका शेर शाह सूरी ने करवाया था। दिल्ली में पुराने किला के भवनों का निर्माण करवाया था। कृषक की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने, मतलब इसका कार्यकाल बहुत छोटा था शेर शाह सूरी का, पर काम इतने ज्यादा कि आज इतिहास उससे सीखता है। आज उसका जीटी रोड आज भी फेमस है, ठीक है। आज उसकी शासन प्रशासन की प्रणालियां आज भी फेमस हैं, ठीक है। तो इतना दूरदर्शी शासक था दिल्ली सल्तनत, सॉरी कालीन इतिहास में, जिसके बारे में क्या ही बात की जा सकती है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत प्रथा की जो है व्यवस्था की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेर शाह सूरी ने और अकबर ने। तो शेर शाह सूरी ने किया था पट्टा और कबूलियत प्रथा को, ठीक है, लागू किया था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, सबसे पहले तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किसके बीच में था? ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, और फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि क्या इसके क्या कारण थे। तो इसके राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, राजपूतों में फूट डालना था, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना था, या साम्राज्यवादी नीति थी उसकी, ठीक है। तो इसमें जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध में किसके किसके बीच होता है? सबसे पहले तो राणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। कब होता है? 1576 ईस्वी में होता है। इतनी चीजें आपने याद कर ली। कारण क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, ठीक है। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। और मान सिंह के नेतृत्व में जब ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है, उसमें मान सिंह ने बहुत ज़्यादा फूट का काम तो किया ही था उस समय, नहीं तो राणा प्रताप जो है उसको कभी पराजय नहीं मिलती, ठीक है। राणा प्रताप मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों में पहाड़ियों से उतर गया था। फलतः जो युद्ध हुआ उसमें हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये जो है वो उसने जो इस युद्ध में जो है वो पराजय के बाद जो है ना वो राणा प्रताप ने अरावली पहाड़ियों में शरण ले ली थी, ठीक है। तो युद्ध में अगर मान सिंह जो है वो घर का भेदी का काम ना किया होता तो ऐसा कुछ हो ना पाता, ठीक। तो 1576 की जो है वो ईयर याद रखिएगा, राणा प्रताप याद रखिएगा, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? चलिए ये आगे बता ही देता है। जो जो चीज़ मैं बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आ जाता है। 1576 ईस्वी, अच्छा ये ईसा पूर्व है तो ये ठीक है, अपना ये बोलो गया 1576 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन। अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खां और शक्ति सिंह। तो हकीम खान थे, सोचिए, हकीम खान थे, ठीक है। इनकी अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था, मतलब किस राजपूत राज्य के साथ सबसे पहले जो है उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौरों से और सिसोदिया से, ठीक है। तो सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध, चलिए बताइए, 5 तक गिनते हैं, 1 2 3 4 5, कछवाहों के साथ किया था, ठीक है। तो अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहों के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, ठीक है। ये इसने जो है वो 1562 ईस्वी में आमेर के राणा बिहारी मल बादशाह की उपस्थिति में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस और उसकी जेठ पुत्री जो थी वो हरखा बाई, ठीक है, या जोधा बाई के नाम से जो प्रसिद्ध थी उससे विवाह कर लिया, ठीक है। हरखा बाई
था जोधाबाई नाम से जो प्रसिद्ध थी, उसी से जो है वो शादी कर लेता है। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, ज़्यादा जाता था? किस चिश्ती तो अधम खां, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चिश्ती संत कहाँ है? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, या शेख फरीद संज ए सकर? ठीक है, किसके यहाँ जाता था बताइए? अकबर जो है वो किसके यहाँ सर्वाधिक जो है वो जाता था दर्शन के लिए? उनके दरगाह पर, मोइनुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर से जो है वो अकबर अधिकतर जो है वो दर्शन के लिए जाया करता था। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अच्छा, अदम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर को, और पीर मोहम्मद खां को। ठीक है, अदम खां को जो है वो अकबर ने स्वयं मारा था। ठीक है, मतलब महामंगा का पुत्र था ये। ठीक है, जो उसकी धाड़ी माँ थी माहम अनगा, उसका पुत्र अधम खान था। ठीक है, और उसको जो है अकबर ने 1562 ईस्वी में स्वयं मार दिया था, क्योंकि उसने जो अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी, इसलिए अकबर ने गुस्सा होकर उसे स्वयं मार दिया था। ठीक है, एक तरीके से ये इसका जो है वो स्टेप ब्रदर कहलाएगा। हाँ, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, किसने जो है अकबर की अधीनता, अकबर की संप्रभुता, ठीक है, स्वयं स्वीकार नहीं की थी? आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर? किसने स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने, जिसके साथ जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, सॉरी राणा सांगा कह रहे हैं, राणा प्रताप ने। ठीक है, राणा प्रताप ने। ठीक है, राणा प्रताप ने जो है वो अकबर की अधीनता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर नाम राज्य का नाम पूछे तो मेवाड़, व्यक्ति का नाम पूछे तो राणा प्रताप। ठीक है, और इसने मुगलों से युद्ध किया है। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जो अमर सिंह थे ना, वो भी जो है वो उसकी भी जहांगीर से युद्ध होता रहता है। ठीक है, पर अधीनता स्वीकार उसकी जो है वो उसको अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ये भी फिर वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया, सेम ही। ठीक है, बीकानेर के राजा राय सिंह ने, मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने, आमेर के राजा भारमल ने, उसमें उन्होंने तो विवाह ही कर दिया था अपनी पुत्री से, मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह ने। चलिए बताइए, किसने जो है वो मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? चलिए, आपके लिए बढ़िया प्रश्न है, इस क्वेश्चन को करिए और उत्तर दीजिए। मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। ठीक है, चलिए, अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? अबुल फजल की मृत्यु जो है वो निम्नलिखित में से किस कारण से हुई थी? शहजादा सलीम, एक मिनट, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण थी? शहजादा सलीम के कारण हुई थी, अबुल रहीम खान खाना के जो है वो कारण हुई थी, शहजादा मुराद के कारण हुई थी, या शहजादा दानियल के कारण हुई थी? निम्नलिखित में से किसके कारण जो है अबुल फजल की मृत्यु हुई थी? शहजादा सलीम के कारण हुई थी। शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद को स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना जब आरंभ कर दिया, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया और कहा, बहुत अबुल फजल से अकबर का बहुत पड़ता था, तब उसने कहा कि जो है वो मतलब उसी समय जो सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी। ठीक है, बुंदेला सरदार किसने हत्या की थी? अबुल फजल की बुंदेला सरदार वीर सिंह ने। किसके इशारे पे? जहांगीर के, सॉरी, बुंदेला सरदार वीर सिंह। अब ये क्वेश्चन पूछेगा किसने की थी, तो ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, वीर सिंह ने की थी। कब की थी? 1602 ईस्वी में, जब अकबर उसको बुलाता है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा एक तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट
राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। ये तो कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है लग रहा है इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। क्या आपको लगता है ये कारण है? तो चलिए बताइए। अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, ठीक है। ये निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा ऐसा जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? ठीक है, इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, ये क्या इसको राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? प्रशासकीय एकता और कानूनी एकता की एकरूपता, ठीक है, ये तो कर सकता है, सिद्ध करेगा भाई। जब प्रशासकीय मतलब पूरे भारत की प्रशासकीय एकता और कानूनी एकता होगी तो ये तो उसको सिद्ध करेगा। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न वो तो किया ही गया था, ठीक है, ये भी है। अकबर की धार्मिक नीति जो है, ठीक है, अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो क्या थी? दीन इलाही धर्म चलाया था उसने, ठीक है, एक नए धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। तो इस वजह से सभी धर्म के लोगों के लिए जो है वो खुला था। तो अकबर का इस्लाम को त्याग कर दिया जाना जो है ना, ये इसकी राष्ट्रीय एकता से को सिद्ध नहीं करता है। यही वाला ए वाला ऑप्शन सही होगा। अकबर की लोकप्रियता के क्या कारण थे? चलिए, मनसबदारी व्यवस्था, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था या सामाजिक सुधार। मुझे तो चारों ही लग रहा है और चारों ही होना भी चाहिए, ठीक है। पर मनसब धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार, सब कुछ से अकबर जो है जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोधी, शेरशाह सूरी, हुमायूं और अकबर। तो चलिए बताइए किस मुगल शासक ने जो है तीर्थ यात्रा पे से कर समाप्त कर दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है और इम्पोर्टेंट है तो इसलिए पूछ रहे हैं। चलिए बताइए, बहलोल लोधी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर। तो इसका आंसर है अकबर। कब किया था तीर्थ यात्रा पे से कर? इसने कब समाप्त किया था? 1563 ईस्वी में। अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी एक बात और है कि अकबर ने 1562 ईस्वी में जो है वो दास प्रथा खत्म कर दिया था। इनका भी क्रम पूछता है, ठीक है। दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, ठीक है। फिर अकबर ने जो है वो 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर उसको भी समाप्त कर दिया। फिर अकबर ने जो है वो 1564 ईस्वी में लगातार ये 3 काम किए थे। जजिया कर समाप्त कर दिया, हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये इन 3 चीज़ें आप याद रखिए। 1562, 63, 64 लगातार की घटना है, इसलिए आपको बता रहे हैं, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए भाई बता रहे हैं आप लोग को। निम्नलिखित में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? निरंकुश नहीं, निरंकुश कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको, किस शासक को प्रबुद्ध मतलब बुद्धिमान, प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, ठीक है। और एक शासक के लिए प्रबुद्ध निरंकुश होना भी आवश्यक होता है। तो बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। तो अकबर, सॉरी इसको जो है प्रबुद्ध निरंकुश कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी वंध्या हो? वंध्या हो मतलब क्या कह सकते हैं कि जो पुत्र को जन्म ना दे पाती हो, ठीक है। उसको मतलब जिससे जो है किसी भी पुत्र या पुत्री मतलब जो बच्चे को जन्म ना दे सके, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और तभी दूसरा विवाह करना चाहिए जब पहली पत्नी से जो है वंध्या हो? कौन इतने अच्छे आदर्श विचार दे सकता है बताइए आप ही? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, अकबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अकबर दे सकता है, आपको पता है। अकबर का शासन किस लिए जाना जाता है, ठीक है, मेनली किस लिए जाना जाता है? चलिए, अच्छा, इसमें स्टेटमेंट है, कई ऑप्शन है, कूट है। क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता। धार्मिक रूप से कट्टर तो वो था ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो होना नहीं चाहिए। 1, 2, 3, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए, क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए या अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए? नहीं, धार्मिक रूप से सहिष्णु होते हुए भी अपने धर्म के प्रति तो उसकी आस्था थी ही, ठीक है। परंतु अकबर जो है वो धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था, ठीक है। तो कट्टर कौन था? औरंगजेब, हाँ, प्योर इस्लामिक था मतलब। तो औरंगजेब जो है वो धार्मिक रूप से कट्टर था।
क्षेत्र तो जीते थे अकबर के काल में, काफ़ी हो गए थे, ठीक है। ये तो सही है। प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, न्यायिक जो के लिए तो उसने जो है वो सराय अदली जो है वो एक न्याय व्यवस्था जो है चलाई थी। तो इस तरीके से 1 2 3 वाला मेरे ख्याल से सही है, यही ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो फ्रेंड्स आज जो है लगभग 40 से 42 क्वेश्चन कराए गए हैं, कल 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। कोशिश ये होगी कि जो है वो जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को कराया जाए, ख़त्म कर दिया जाए मिडवल हिस्ट्री 2 3 दिन में, और फिर उसके बाद हम एंशिएंट की तरफ चलते हैं। परंतु जल्दी जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में ऐसा नहीं होगा कि हम कोई पॉइंट छोड़ेंगे, हम सभी पॉइंट को कवर करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन कर रहे हैं मेरे लेक्चर से देख के, तो आपका काफ़ी कुछ रिवीजन हो जाए, ठीक है। आपको जो है वो ज़्यादा किताबों को उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को अप्रिसिएट कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए।